नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड का 1 अप्रैल 2018 को एकीकरण करने का निश्चय किया। तो आर लिमिटेड का यहाँ पर समापन हो जाएगा और आर लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को पी लिमिटेड द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड यहाँ पर क्रेता कंपनी है। पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड का एकीकरण किया है, तो पी लिमिटेड क्रेता कंपनी है। पी लिमिटेड आर लिमिटेड का व्यवसाय खरीदेगी, इसकी संपत्तियां और दायित्वों को खरीदेगी, और आर लिमिटेड जो है वो विक्रेता कंपनी है, हस्तांतरक कंपनी है। उस दिन उनके चिट्ठे में निम्नलिखित मदें पाई जाती है और उस दिन एकीकरण के दिन पी लिमिटेड और आर लिमिटेड की जो पुस्तकें हैं उसका जो चिट्ठा है उनका, उसमें निम्नलिखित मदें पाई जाती हैं। पी लिमिटेड के विविध देनदारों में आर लिमिटेड द्वारा देय 25,000 रुपए की राशि सम्मिलित है। तो पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड को उधार माल बेचा और इस उधार बिक्री के बदले जो 25,000 रुपए का उधार माल बेचा है और इस उधार बिक्री के बदले पी लिमिटेड की पुस्तकों में आर लिमिटेड को देनदार के रूप में दिखाया हुआ है। और इसी राशि से आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड को लेनदार के रूप में दिखा रखा है, क्योंकि आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड से उधार माल खरीदा था, तो उस उधार क्रय के बदले आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड को जो है लेनदार के रूप में दिखा रखा है। तो एक दूसरे की पुस्तकों में ये दोनों लेनदार और देनदार के रूप में दिखाए हुए हैं 25,000 रुपए से एकीकरण की तिथि को। दूसरा है आर लिमिटेड के देय बिलों में पी लिमिटेड को देय 2,000 रुपए की राशि सम्मिलित है। इसमें से 1,200 के बिल बैंक से बुनाए गए हैं। तो देय बिल और जो प्राप्य बिल है ये भी उधार क्रय और विक्रय के बदले दिखाए जाते हैं। तो आर लिमिटेड के देय बिलों में, यानी कि आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड से माल खरीदा है और खरीदने इस उधार क्रय के बदले उसने पी लिमिटेड को बिल्स पेबल के रूप में दिखा रखा है अपनी पुस्तकों में, और पी लिमिटेड ने अपनी पुस्तकों में आर लिमिटेड को बिल्स रिसीवेबल के रूप में, बीआर के रूप में दिखा रखा है। तीसरा है पी लिमिटेड के स्टॉक में आर लिमिटेड से खरीदा गया 5,000 रुपए की लागत का माल सम्मिलित है। अब पी लिमिटेड और आर लिमिटेड एक दूसरे से माल का क्रय विक्रय करते हैं। तो पी लिमिटेड के स्टॉक में, पी लिमिटेड जो कि क्रेता कंपनी है, उसके स्टॉक में आर लिमिटेड से कुछ माल खरीदा हुआ है और उस आर लिमिटेड से कुछ माल खरीदा था और उस माल में से कुछ माल जो कि 5,000 रुपए की लागत का है, 5,000 रुपए का माल अभी भी स्टॉक में पड़ा है, बचा हुआ है, और जिस पर आर लिमिटेड ने, यानी जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप जो कंपनी समाप्त हो गई, विक्रेता कंपनी, आर लिमिटेड ने 1,000 रुपए का लाभ कमाया था। तो 5,000 रुपए की लागत का माल पी लिमिटेड के स्टॉक में शामिल है, जिसमें 1,000 रुपए का लाभ जुड़ा हुआ है, 1,000 रुपए का लाभ सम्मिलित है। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर जो है ये क्वेश्चन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अंतः कंपनी व्यवहार, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। तो अंतः कंपनी व्यवहार में एक प्रकार हो सकता है परस्पर ऋण, म्यूचुअल डेट्स। परस्पर ऋणों में उधार माल की खरीदी के लिए लेनदार और उधार बिक्री के लिए देनदार। तो परस्पर ऋण देनदार और देनदार के रूप में हो सकते हैं। दूसरा, देय विपत्र एवं प्राप्य विपत्र के रूप में हो सकते हैं। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के रूप में हो सकते हैं। और तीसरा, ऋण के रूप में भी हो सकते हैं कि एक दूसरे से पैसा उधार लिया हो, तो इस रूप में भी जो है परस्पर ऋण दिखाए जा सकते हैं। और अंतः कंपनी व्यवहारों में स्टॉक का क्रय भी शामिल है, माल का क्रय शामिल है। तो इस स्टॉक की लागत में न वसूल हुआ लाभ
जो नया वसूल हुआ लाभ है, यानी कि आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड को माल बेचा है 5,000 रुपये का और 1,000 रुपये का इस पर लाभ कमाया है, जो और ये स्टॉक अभी भी पी लिमिटेड के ये माल अभी भी पी लिमिटेड के स्टॉक में है, जिसमें 1,000 रुपये का नया वसूल हुआ लाभ सम्मिलित है। तो अंतः कंपनी व्यवहार में परस्पर ऋण हो सकता है या फिर नया वसूल हुआ लाभ हो सकता है। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो अगर अंतः कंपनी व्यवहार है, जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप जिन कंपनियों का एकीकरण हुआ है, उन कंपनियों ने अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उनके संबंध में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो जो विक्रेता कंपनी है आर लिमिटेड, इसकी पुस्तकों में इन व्यवहारों के संबंध में कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं की जाएगी। अगर अंतः कंपनी व्यवहार हैं तो एक अंतः कंपनी व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही की जाती हैं। तो जो पहला व्यवहार है, पी लिमिटेड के देनदार विविध देनदारों में आर लिमिटेड द्वारा दे 25,000 रुपए की राशि सम्मिलित है। तो जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है डेटर्स दिखाए हुए हैं 25,000 के, और जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों का जो शेष है वो हमेशा डेबिट होता है। तो डेटर्स दिखाए हुए हैं 25,000 रुपए के पी लिमिटेड की पुस्तकों में, और आर लिमिटेड की पुस्तकों में क्रेडिटर्स दिखाए हुए हैं 25,000 रुपए के। और क्रेडिटर्स दायित्व है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। तो जब पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा, तो ये जो क्रेडिटर्स हैं अंतः कंपनी व्यवहार के कारण, इनको भी खरीद लिया। तो पी लिमिटेड ने जब एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदा है, उसके संबंध में जो जनरल एंट्री की थी, उस समय इन 25,000 रुपए के क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट करके दिखाया है, जब संपत्तियों और दायित्वों के अधिग्रहण की प्रविष्टि की थी। तो अब क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है अंतः कंपनी व्यवहारों के संबंध में। तो क्रेता कंपनी यानी कि पी लिमिटेड की पुस्तकों में ये जो 25,000 के क्रेडिटर्स हैं, जो अंतः कंपनी व्यवहार के कारण उत्पन्न हुए हैं, ये क्रेडिटर्स क्रेडिट करके दिखाए हुए हैं। अब एकीकरण जब हो जाता है दो कंपनियों का, तो अंतः कंपनी व्यवहारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो अंतः कंपनी व्यवहारों को समाप्त करने के लिए जो पहली प्रविष्टि की जाएगी, जर्नल ऑफ पी लिमिटेड पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक डेबिट का कॉलम है और दूसरा क्रेडिट का कॉलम है। तो अंतः कंपनी व्यवहारों को समाप्त करने के लिए जो 25,000 रुपए के क्रेडिटर्स आर लिमिटेड से खरीदे थे पी लिमिटेड ने, उनको क्रेडिट करके दिखाया हुआ है, तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिटर्स का शेष, क्रेडिटर्स दायित्व हैं और दायित्वों का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, तो उनको पुस्तकों से हटाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 25,000 रुपए से इनको डेबिट कर दिया जाएगा। और जो डेटर्स दिखाए हुए हैं पी लिमिटेड की पुस्तकों में, जिनका शेष डेबिट शेष है, तो इनको पुस्तकों से हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो टू डेटर्स अकाउंट 25,000 रुपए। और इस प्रविष्टि का प्रभाव यह पड़ेगा कि जो अंतः कंपनी व्यवहार के कारण एक दूसरे की पुस्तकों में लेनदार और देनदार थे, वो अब पुस्तकों से समाप्त हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया 25,000 से और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपए से। नरेशन होगा बीइंग म्यूचुअल indebtedness in between P Limited and R Limited set off। तो जो पारस्परिक ऋण थे, म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस थी पी लिमिटेड और आर लिमिटेड के बीच में, उसको सेट ऑफ कर दिया गया है। दूसरा है, आर लिमिटेड के देय बिलों में पी लिमिटेड को देय 2,000 रुपए की राशि सम्मिलित है, इसमें से 1,200 के बिल बैंक से भुनाए गए हैं। तो आर लिमिटेड की पुस्तकों में बिल्स पेबल दिखाया हुआ था 2,000 रुपए का, और बिल्स पेबल का जो शेष है वो क्रेडिट होता है, दायित्व है। और पी लिमिटेड की पुस्तकों में
इन्हीं बिल्स पेबल को बीआर के रूप में, बिल्स रिसीवेबल के रूप में दिखाया हुआ था 2000 रुपए से, और बिल्स रिसीवेबल का शेष हमेशा डेबिट होता है। लेकिन पी लिमिटेड जो कि क्रेता है, इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने क्या किया कि ये जो 2000 रुपए के प्राप्य बिल थे, इसमें से 1200 रुपए के बिल बैंक से भुना लिए। तो पी लिमिटेड ने इसमें से 1200 रुपए के जो बिल्स हैं वो बैंक से भुना लिए हैं। तो बैंक ने इन 1200 रुपए के बिल्स रिसीवेबल के बदले इसको कुछ डिस्काउंट करके और कैश दे दिया। तो अब पी लिमिटेड के पास आर लिमिटेड से जो बिल्स पेबल हैं, यानी जो आर लिमिटेड से जो ये पी लिमिटेड अब पैसा मांगता है बिल्स रिसीवेबल्स के बदले, वो अब केवल 800 रुपए है। इन 2000 में से जो आर लिमिटेड के बिल्स पेबल हैं 2000 रुपए के, इन 2000 में से 800 रुपए तो अब चुकाने हैं पी लिमिटेड को और 1200 रुपए चुकाने हैं बैंक को, क्योंकि पी लिमिटेड ने 2000 के बिल्स पेबल में से 1200 रुपए के बिल बैंक से भुनवा लिए थे। तो ये 2000 के बिल्स रिसीवेबल में से 1200 के बिल्स रिसीवेबल तो दे दिए बैंक को, और 800 रुपए के बिल्स रिसीवेबल्स हैं पी लिमिटेड के पास। इसलिए जो आर लिमिटेड का जो दायित्व है 2000 के बिल्स पेबल के बदले, उसमें से 1200 का दायित्व तो है बैंक के संबंध में, और 800 रुपए का दायित्व है पी लिमिटेड के संबंध में। तो जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, अब केवल पुस्तकों में 800 रुपए का ही बचा है, ना कि 2000 रुपए का। तो इन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए, इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? बिल्स पेबल का खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जब पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा है, तो साथ में बिल्स पेबल को भी खरीदा है, और बिल्स पेबल को अपनी पुस्तकों में क्रेडिट करके दिखाया हुआ है। तो इसके खाते को बंद करने के लिए बिल्स पेबल का शेष, जो कि क्रेडिट शेष है, उसको डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट करने से जो है ये खाता बंद हो जाएगा, इसका जो अंतः कंपनी व्यवहार का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो बिल्स पेबल 800 रुपए से डेबिट किए जाएंगे, और 800 रुपए से ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का जो शेष है वो डेबिट शेष होता है, इसको क्रेडिट करने से इसका खाता बंद हो जाता है। तो इस प्रविष्टि से अंतः कंपनी व्यवहार समाप्त हो जाएंगे। एंट्री करेंगे बीइंग म्यूचुअल acceptance in between P Limited and R Limited set off। तो जो पारस्परिक जो स्वीकृतियां थी देय बिल और प्राप्य बिल के संबंध में, उनको सेट ऑफ कर दिया गया इस एंट्री से। तीसरा है, पी लिमिटेड के स्टॉक में आर लिमिटेड से खरीदा गया 5000 रुपए की लागत का माल सम्मिलित है। तो पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड से माल खरीदा, और उसमें से 5000 रुपए का माल अभी भी पी लिमिटेड के स्टॉक में है, और जिस पर आर लिमिटेड ने 1000 रुपए का लाभ कमाया था। तो ये जो 5000 रुपए की लागत का जो माल है, पी लिमिटेड के लिए 5000 रुपए की लागत का जो माल है, उस माल में कुछ लाभ की राशि भी जुड़ी हुई है। तो जब पहले ये दोनों अलग अलग कंपनियां थी, तो पी लिमिटेड के लिए जो ये माल है वो 5000 रुपए की लागत पर ही था। लेकिन जब ये दोनों कंपनियां अब एकीकरण के परिणाम स्वरूप एक हो गई हैं, तो इस 5000 रुपए के माल में जो लाभ की राशि है, उस लाभ की राशि को हमको हटानी पड़ेगी, और इसको लागत मूल्य पर दिखाना होगा स्टॉक को। तो इसमें जो लाभ की राशि है, जिसको नए वसूल हुआ लाभ कहा जाता है, उस लाभ की राशि को हमको हटाना पड़ेगा, पुस्तकों से समाप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो जनरल प्रविष्टि की जाती है, वो जनरल प्रविष्टि की जाएगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाता है, और इस प्रकार से नए वसूल लाभ की प्रविष्टि केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही की जाती है। चाहे माल विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हो स्टॉक के रूप में, या फिर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हो। अगर स्टॉक के रूप में कुछ अंतः कंपनी व्यवहार के कारण अगर कोई माल है और उसमें नया वसूल हुआ लाभ है, तो उसके संबंध में एंट्री
क्रेता कंपनी की पुस्तकों में की जाएगी, चाहे ऐसा माल विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हो या फिर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हो। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा, यानी कि जो नया वसूल हुआ लाभ है उसको राइट ऑफ किया जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व से। अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा, और अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर गुडविल रेज की जाएगी, गुडविल के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, नया वसूल हुए लाभ की राशि से इसको डेबिट किया जाएगा। तो 1000 रुपए का लाभ कमाया था जो कि वसूल नहीं हुआ, तो 1000 रुपए से डेबिट किया जाएगा, और स्टॉक में से ये नया वसूल हुआ लाभ कम करना है, इसलिए स्टॉक को क्रेडिट किया जाएगा। स्टॉक का जो शेष है वो डेबिट शेष होता है, लेकिन क्रेडिट करने से उतना पैसा अपलिखित हो जाएगा, तो स्टॉक के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरकंपनी स्टॉक। तो इस प्रकार से अंतः कंपनी व्यवहारों को समाप्त करने के लिए ये जनरल प्रविष्टियां क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।